नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय: दैवीय आपदा या मानवीय आपदा। दूसरा, क्या मोदी जी पर प्रिविलेज का मोशन बिरला जी स्वीकार करेंगे। तीसरा, गडकरी का निशाना बजट या मोदी। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें चैनल चलाने के लिए आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात, दैवीय आपदा या मानवीय आपदा। मैं बात कर रहा हूँ वायनाड में जो एक ट्रेजेडी हुई है, जो लैंडस्लाइड हुआ है, और जिसमें अब वो फिगर्स जो आ रहे हैं, करीब 200 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है, 200 से ऊपर लोग लापता हैं, बचाव कार्य चल रहा है। ये हुआ क्या? हुआ ये कि वहाँ पे 2 बड़े गांव थे वायनाड ज़िले में, और वो पानी इतना ज़्यादा आया कि लैंडस्लाइड, मतलब पानी के साथ वो पूरा कट के बहा, और 2 गांव, तो उसमें से 2 गांव तो ऐसे हैं जिसका नामो निशान अब नहीं है, कोई ट्रेस ऑफ गांव नहीं है। मतलब वो पूरा आदमी, सामान, बक्सा बक्सी, गाड़ी घोड़ा सब बहा के वो कहीं 20-25 किलोमीटर दूर लाशें मिल रही हैं। तो बचा ही नहीं है कुछ वहाँ, मतलब कोई ट्रेस उस गांव का नहीं है। ये जो हुआ उस पर तो आप सब लोग रोज़ पढ़ ही रहे हैं, मैं उसको क्या रिपीट करूं। लेकिन ज़रूरी यह है कि एक बार हम लोगों को ये भी विमर्श करना आवश्यक है, और पब्लिक उसमें आना चाहिए कि ये क्यों हुआ। सब लोग ये बात करते हैं, आप हर पेपर में आज देखिएगा हर जगह कि भाई क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। ये सबको पता है कि धीरे धीरे क्लाइमेट बदल रही है। 4 महीने का मानसून होता है हम लोगों के यहाँ। अगर आपको याद हो, चौमासा बोला जाता था। चौमासे में जो सिद्ध पुरुष होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो घर से बाहर, मतलब घर नहीं, आश्रम से बाहर नहीं जाते थे। माना जाता था कि भाई नदी नाले इस समय उफान पे रहते हैं, तो आप अपना एक जगह रहिए, वहीं भक्ति करिए, वहीं। तो उसी 4 महीने का जो मानसून है, जो केरल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 जून से मान लिया जाता है कि मानसून आ गया। सबसे पहले मानसून वही हिट करता है हिंदुस्तान में, और फिर वो करीब 4 महीने रहता है। ये हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, हमारे यहाँ लैंडस्लाइड है, हमारे यहाँ सूखा है। लेकिन जो मुख्य बात हो रही है और जो अभी जिस पे चर्चा करना है, रेन, जो हमारे यहाँ वर्षा होती है वो एवरेज उतना ही है मोटे तौर पे। केरल में भी पिछले कई वर्षों का एवरेज ये नहीं हो रहा है कि बारिश ज़्यादा हो जा रही है, बारिश उतनी ही हो रही है मोटे तौर पे, वही एवरेज वही है जो टोटल बारिश का, मैं कुल बारिश की बात कर रहा हूँ। फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि इस 4 महीने का जो पीरियड होता है, जो विंडो है 120 दिन की, उसमें जिसको बोला जाता है वेट डेज, मतलब बारिश के दिन कम होते जा रहे हैं। मैं फिर से समझाऊंगा। बारिश पहले 120 दिन में 70-80 दिन बारिश होती थी, तो वो इवनली स्प्रेड आउट होती थी कि बारिश हो रही। हमको और आपको भी याद है। मैं आज जब इसको कर रहा हूँ, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, 1 महीने बाद कल बारिश हुई, और झमाझम बहुत ताबड़तोड़ बारिश हुई, बहुत मूसलाधार पानी पड़ा है। लेकिन 1 महीने तक पानी नहीं पड़ा था। तो जिसको कहते हैं वो वेट डेज, बारिश के दिन अब कम होते जा रहे हैं, बारिश उतनी ही हो रही है, तो उन कम दिनों में ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ वायनाड में भी यही चीज़ हुई, बारिश के दिन कम लेकिन ज़्यादा बारिश। मैं थोड़ा इसलिए आपको ये बता दूं क्योंकि हम कब सीखेंगे। अब इसको अगर आप सरकार कहे कि वो नेहरू जी के समय इतने लोग मरे थे और इंदिरा गांधी, उसका कोई मतलब नहीं है। जो एक हाल के दिनों में 2013 में हम सबको याद है, केदारनाथ में एक बड़ा यही आया था, जलजला आया था, लैंडस्लाइड, वो पानी, ज़्यादा पानी बरसा था और पूरा वो बहा था, अगर आपको याद हो। और वो उत्तराखंड त्रासदी के रूप में हम उसको याद रखते हैं, बहुत लोग मरे थे। और उसके बाद करीब करीब हर वर्ष ये जो वर्षा वाली त्रासदी हर वर्ष हो रही है। कश्मीर में 2014 में हुआ, अगर आपको याद हो, चेन्नई में 2015 में हुआ था, गुजरात में 2017 में हुआ था, केरल में 2018 में एक बार पहले भी हो चुका है, और अभी याद हो तो हिमाचल प्रदेश में पिछले साल ही हुआ था 2023 में। अब ये तो होता रहेगा, आप क्लाइमेट के साथ
आप पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे और ये होगा। ये जिस दिन की घटना है वायनाड में, उस दिन वायनाड में जो बारिश हुई वो करीब जो ऐसा अब आ रहा है 140 मिलीमीटर की बारिश थी। ओवरऑल केरल में उस दिन 118 मिलीमीटर थी। तो ये कोई ऐसी एक्सेप्शनल ज़्यादा नहीं थी। जो मौसम विभाग है और जिसकी इसको देखता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका कहना है कि जब 200 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश होती है तब हम उसको एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कहते हैं, तब वो रेड फ्लैग और क्या क्या करते हैं। अब उस दिन क्या हुआ कि जब बारिश तो हुई 140 mm, लेकिन नदी पूरी लबालब भरी हुई थी, बांध पूरे भरे हुए थे, वहाँ कोई स्कोप ही नहीं था पानी की निकासी का। ये तो कारण मैं बता रहा हूँ कि वहाँ क्या हुआ और कैसे वो लैंडस्लाइड हुआ और पूरा तोड़ के सब जान माल की कितनी बड़ी हानि हुई। लेकिन इशू ये है कि ये सरकार कब चेतेगी, जनता कब चेतेगी, कब हम लोगों को ये एहसास होगा कि हम पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जो बहुत ही जो मुझे लगता है कि जो एक दिखाता है कि क्या क्या समस्या है। हम सब लोग भाई, एवरेज हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी है, वो अपने धर्म का एक कुछ ना कुछ करता है। कहीं के यहाँ 4 धाम यात्रा करता है, कोई ज्योतिर्लिंग करता है, कोई शक्तिपीठ पे जाता है, उस्मान अपना मक्का मदीना जाते हैं, वो क्रिश्चियंस अपना कुछ करते हैं। हर एक आदमी कुछ ना कुछ करता है। मुझे ये बताइए कि एक तो जो एक नया टर्म चला है उत्तराखंड में, अब 4 धाम बोला जाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को अब एक 4 धाम। 4 धाम सड़क परियोजना जो एक बना रही है सरकार, और खास करके ये सरकार उत्तराखंड में, वो हर तीर्थ को आप पर्यटन में क्यों बदलना चाह रहे हैं। तीर्थ स्थान, भगवान, आस्था की बात, पर्यटन अलग चीज है, आस्था अलग चीज है। आप क्यों वहां 8 लेन और 6 लेन और 4 लेन की सड़कें बना रहे हैं। आप जब आप पर्वत के साथ, आप पर्यावरण के साथ जब आप खिलवाड़ करेंगे, जब उसके साथ आप इधर उधर करेंगे, तो वो अपना रूप कहीं ना कहीं दिखाएगा ही। मैं इस बात से कह रहा हूं कि आप ये जो 4 धाम यात्रा और हम काशी धाम परियोजना और क्या क्या काशी क्षेत्र परियोजना, मोदी जी को ये समझना होगा कि अब आपके इस मंदिर वाले टुटके से वोट भी नहीं मिलना है। मोदी जी, क्या फायदा, आप क्यों धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्यों आप तीर्थ स्थानों को पर्यटन स्थान के में बदलने के में लगे हुए हैं। वोट भी नहीं मिलना है ना, इसका बंद होना तुरंत जरूरी है। आप 4-4, 6-6 लेन की सड़कें पहाड़ में बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो आपको भुगतना ही होगा। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप इस तरह की कोई योजना लाते हैं तो उसका इफेक्ट तुरंत नहीं पता लगता है। आपके इन कर्मों की सजा आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद की आने वाली जो जनरेशन है वो भोगेंगे, क्योंकि आप तो करके निकल जाएंगे। क्योंकि जो मंशा है वो केवल इवेंट कराने की है। आपने ही एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया था, आपने एक अलग मंत्री लाए थे उमा भारती जी को। उमा भारती जी ने कहा था कि अगर गंगा साफ नहीं होगी तो मैं जल समाधि ले लूंगी। उमा भारती जी ने तो जल समाधि नहीं ली, लेकिन आप ही के राज में प्रोफेसर GD अग्रवाल ने अनशन करके अपना प्राण की आहुति दे दी थी इसी गंगा को साफ करने के लिए, और आपके कान पे जू नहीं रहेंगे उसके बाद भी। गंगा क्या साफ हो गई है मोदी जी? किताब में पढ़ने से नहीं होगा। जब आप भाषण देते हैं गंगा साफ हो गई है, और जो भी स्टेट आप बताइए, चल के उसका पानी पीने को तैयार हैं आप उसका पानी पीने को, जहां आप कहें ना कि हरिद्वार से निकल के भाई हम कानपुर के बीच में हमने गंगा को बिल्कुल साफ कर दिया, जहां कहेंगे वहां पानी पी सकते हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये इवेंट मत बनाइए, नमामि गंगे और ये गंगे, आप इवेंट मत बनाइए, आप उस पर सीरियस होइए। क्योंकि आपकी सरकार की एक और दिक्कत यह है कि केरल में एक बड़ी त्रासदी हुई है, लोग संवेदनशील हैं। आप में एक तो सेंसिटिविटी या संवेदना दूर दूर तक नहीं है। अमित शाह साहब वहां जल्दी से आके कह रहे हैं नहीं हमने 23 जुलाई को बता दिया था, हमने ये ब्लेम गेम का समय नहीं है। वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा ये बाद में लगाते रहना आरोप की, आपने सब बताया था, हमने जानबूझ के इतने लोगों को मार दिया। आप क्या बताना चाह, व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव? तो ये ब्लेम गेम नहीं करें, लोग मर रहे हैं और इस समय ये कहना ठीक नहीं है। और एक और चीज़ है जो बार बार कहा जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। वहाँ पे एक ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी है वायनाड में, वो कह रहा है कि साहब 1 जून से अब तक वायनाड में करीब 3000 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बांध लबालब भरे हुए हैं, नदी पूरी भरी हुई है, और
किसी भी बात इस तरह का आप रूल आउट नहीं कर सकते। अगर बारिश फिर से ऐसे हो गई तो 2-4 इस तरह की लैंडस्लाइड हो सकते हैं। खतरा टला नहीं है, ये बताने के बजाय कि अमित शाह साहब ने सब बता दिया था, वो तो सब उनको आता है, वो मैनेजमेंट भी आता है और सब गड़बड़ किया केरल सरकार ने। इस समय ब्लेम गेम करने के बजाय उनकी मदद करिए और जितने कुछ जो भी लोग बच सकते हैं उनको बचाने की कोशिश करिए। क्योंकि एक चीज़ मैं और कह दूँ, एक और चीज़ हो रही है। देखिए, इस तरह की जो ये ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी और ये सब जो चलते हैं, ये कोई सरकारी ज़्यादा प्रायोजित नहीं होते और इनको बहुत पैसा नहीं मिलता है। इन सबको पैसा कहाँ से आता है? इस तरह की जो स्टडीज़ करते हैं कि भाई यहाँ ये हो रहा है, सरकार के अलावा एक बड़ा पैसा CSR से आता है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इस तरह की योजनाओं को, इस तरह की रिसर्च को पैसा देती है। अब आप वो CSR को कर दे रहे हैं कि नहीं, वो तो एम्प्लॉयमेंट में दिया जाएगा, वो तो लोगों की इंटर्नशिप देंगे। आप ऐसे ही जो इतनी कम रिसर्च होती थी, इतनी कम इस तरह की बात लोग करते थे, उसको और आप सुखा देंगे। तो आपको मालूम नहीं उसका क्या इफेक्ट होगा, ये तो अभी बताना मुश्किल है। सबकी ये ज़रूरत है कि केरल में एक राहत का काम, जो लोग इधर उधर घर छोड़ के हैं उनको बचाइए। अभी भी काफ़ी उम्मीद ये है कि शायद जो लोग लापता हैं उसमें से कुछ अभी भी जिंदा हों, कहीं किसी जगह ये प्रकृति ने उनको शायद अभी जीवन बख्शा हो, उनको जल्दी से ढूंढ के निकालिए और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस पे कुछ संवेदनशील होकर काम करिए। अब दूसरी बात, क्या मोदी जी पर प्रिविलेज का मोशन बिरला जी स्वीकारेंगे, या ज़्यादा अच्छा टाइटल होगा स्वीकार करने की हिम्मत करेंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनुराग ठाकुर ने 1-2 दिन पहले लोकसभा में राहुल गांधी से उनकी, अब कहा जा रहा है, उनकी जात पूछी। वो जात नहीं, उन्होंने कहा, वो ये कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जाति पूछना से ज़्यादा गाली देना है। Someone who doesn't know about his roots, मैं आप मुझसे कहिए कि आपको अपनी जात का तक का तो पता नहीं, बात करने चले हैं। मतलब मुझे मेरे माँ बाप का भी पता नहीं है। जो एक हिंदी में ठीक से गाली होती है और जहाँ से अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, जिसको वो कर रहे हैं, उन्होंने ये उनका जो ये देश के गद्दारों को और फिर डॉट करते थे, जो वो क्या कराना चाहते हैं, इसमें कोई मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर हैं भाई। ये कोई ये नहीं कि इनसे गलती के मुंह से निकला है। और जो सबसे दुख वाली बात है, सबसे ऐसी बात जो मतलब ये है कि भाई ये भी हो सकता है, मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ट्वीट करके ना केवल सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि अपनी खुशी, शाबाशी और फिर सबको देखने की अपील कर रहे हैं। सब लोग देखिए क्या इन्होंने बढ़िया बात कही। अगर मोदी जी को अच्छा लगता है कि कोई उनके यहाँ से गाली दे और वो ताली बजाएं और उसको शाबाशी दें, तो क्या बोला जाए। उस समय जो हुआ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये जब हुआ तो स्पीकर के आसन पर जगदम्बिका पाल बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने, चूंकि उनका नाम मतलब राहुल गांधी ने उठ के एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने कहा कि भाई मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी गई है, लेकिन मैं इनसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मुझे 1 नहीं 4 बार गाली दें, लेकिन जाति जनगणना तो होके रहेगी। हाउस में और हंगामा होने लगा। उसके बाद अखिलेश यादव उठे। अखिलेश यादव ज़्यादा आक्रामक थे। उनका कहना था कि ये जाति आपने पूछने की हिम्मत कैसे की, इस सदन में कोई जात कैसे पूछ सकता है। और उस पर वो काफ़ी होते। और बाद में जब उन्होंने अपनी बाइट दी दूसरे दिन, तो वो शायद पीड़ा और वो शायद ज़्यादा समझ में आएगा जब उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर था उत्तर प्रदेश का 5 साल। जब मैंने वो घर छोड़ा तो उस घर को गंगा जल से धुलवाया गया। उन्होंने कहा जब मैं लोकसभा का इलेक्शन अभी लड़ा और जब मैं जीता, भगवान को धन्यवाद देने गया, भगवान के सामने हाथ जोड़ने गया, या वोट के बाद या गिनती के बाद, कहना उसके बाद उस मंदिर को पवित्र करवाया गया, गंगा जल से धुलवाया गया। तो एक चीज़ ये फैक्ट है कि जो इस पीड़ा से गुजरता है वही महसूस कर सकता है। हम और आप डिस्कस कर सकते हैं, वो महसूस नहीं कर सकते। और शायद अखिलेश यादव का उस दिन का जो बात थी, जो आक्रोश था, वो शायद इस कारण ज़्यादा था कि वो ज़्यादा महसूस करते हैं इस बात को। तो जगदम्बिका पाल ने फिर उस पर कहा
कि वो इस सदन में कोई जात नहीं पूछ सकता है और इस रिमार्क को एक्सपंज कर दिया जाएगा, उन्होंने साफ साफ कहा था। मोदी जी का ट्वीट उसके बाद आता है जिसमें वो पूरी जो उनके हिसाब से शाबाशी वाला काम था अनुराग ठाकुर की, वो पूरी स्पीच लगा के उसको ट्वीट करते हैं। अब चन्नी जी जो हैं, चरणजीत सिंह चन्नी जी, वो लोकसभा आ गए हैं। उन्होंने रूल 222 के अंतर्गत एक नोटिस दिया है। रूल 222 ये होता है, रूल ऑफ प्रोसीजर है जो संसद चलाने का। कोई ये किसी भी सदस्य को अधिकार है देता है कि ये रूल देता है कि स्पीकर की अनुमति से वो किसी भी मेंबर के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन ला सकता है। उन्होंने वो दिया है कि हम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। क्यों ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है? कि आपने एक ऐसे भाषण को आगे बढ़ाया जिसमें एक्सपंज पोर्शन को आपने बिना हटाए आपने आगे बढ़ाया, इसलिए आपके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन आएगा। क्योंकि मोदी जी तो खुशी में, वो तो उनका बस चलता तो बाकी नहीं करते, केवल यही वाला करते जिसमें वो बात हुई है, उनको तो इतना आनंद आया था। अब जो हमको और आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि ओम बिरला जी में दम है कि वो इस पे परमिशन दे दें चन्नी जी को? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि ओम बिरला जी कहेंगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वो नहीं कहेंगे तो शायद कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कोर्ट की बात कही और कोर्ट के बाहर का ये भी मामला है ट्वीट, तो इस पर कोर्ट की भी संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, अब तीसरी बात कर लेते हैं। गडकरी का निशाना बजट या मोदी। नितिन गडकरी जी ने अभी लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पे जो 18% जीएसटी लगता है, उस पे एक पत्र लिख के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से आग्रह किया है कि आप ये 18% टैक्स हटा लीजिए। और उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कोई बाइट आइट नहीं दी है, तो मतलब वो रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाह रहे हैं कि ये मैंने इसका विरोध किया है। वो दो बात क्या, देखिए इसके दो तरह से इसको समझना। एक तो वो इंश्योरेंस की खुद बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं कितना ज़रूरी है इंश्योरेंस, जो आदमी भाई उसका जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, इन संभावनाओं के लिए, तो इसलिए वो 18% टैक्स का मतलब नहीं है। और दूसरा वो मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज देश को ज़रूरत है कि मेडिकल इंश्योरेंस और ग्रो करे। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिसको आप समझ लीजिए। मेडिकल इंश्योरेंस, चिकित्सा, हैंड एंड ग्लव्स, चाइना में 2011 में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पूरे चाइना की हेल्थ इंश्योरेंस 2011 में हो गई थी। हमारे यहाँ जो है, ये आंकड़ा मेरे पास जो आंकड़ा है, लेकिन वो 2023 है कि 2022 है ये मैं पक्का नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो क्लियर नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ का जो नेशनल लेवल है मेडिकल इंश्योरेंस का, वो 15.2% है। और उसमें से 12.8% पॉपुलेशन जो है गवर्नमेंट फंडेड जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये जो आयुष्मान और क्या क्या वो हैं, 12.8%। 1.2% एम्प्लॉयर द्वारा दी जाती हैं और केवल 1.3% परचेज करते हैं। जैसे मैं परचेज करता हूँ, मेरे पास कोई इस तरह का कवर नहीं है, तो मैं परचेज करके हर साल एक प्रीमियम देता हूँ मेरे इंश्योरेंस कवर। अब किसी भी देश में ग्रोथ के लिए ये आवश्यक है कि उसके सारे जो भी व्यक्ति हों उनको एक बेसिक चिकित्सा मिलनी चाहिए। उसके लिए सरकार तो भाई इतना नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ फ्री मेडिकल तो है नहीं, तो उसको इंश्योरेंस के थ्रू कवर करना है, इंश्योरेंस के थ्रू कवर करना है, प्राइवेट इंश्योरेंस को बढ़ाना है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जीएसटी का हो जाता है। और अगर जीएसटी आपकी वजह से वो महंगा होता जाएगा तो रीच से निकलता जाएगा। आज अगर 100 रुपये का है तो इतना है, अब वो 110 का होगा तो कुछ लोग उससे बाहर निकलेंगे। तो आप 18% उसका दाम और बढ़ा के उसको बाहर कर रहे हैं। ये तो उसकी टेक्निकल बात हो गई कि इसलिए वो चाहते हैं कि ये कम हो। लेकिन जो मुझे लगता है जो उसकी सांकेतिक बात है, गडकरी साहब ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उस कैबिनेट में मैं अकेला आदमी हूं जो मोदी जी की इस तरह की बातों को, मोदी जी के और उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनकी इस तरह की बातों का विरोध करता हूं। वही एक अकेले व्यक्ति हैं जो मोदी मोदी ताली बजाना नहीं करते। तो वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि देखिए मैं ये हूं। चुनाव के समय भी खींचतान थी, अगर आपको याद हो, नागपुर मोदी जी गए थे और ये मिलने नहीं आए थे जिस समय वोट पड़ गए थे। और एक बात ये और इंडिकेट कर रहा है जो गडकरी जी का ये है कि जो बीजेपी के अंदर का जो विद्रोह है या बीजेपी के अंदर का जो खींचतान है या लोग जो दुखी हैं, वो कल जब वहाँ का फटेगा गुस्सा
तो कुछ 2-3 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो दिखें कि ये लोग उनके सामने खड़े थे, तो नेतृत्व तो उन्हीं के पास आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां एक तरफ अमित शाह अपनी बिसात बिछा रहे हैं कि कैसे मोदी के बाद वो, गडकरी साहब भी अपने ढंग से एक ऑल्टरनेटिव के रूप में अपनी पोजीशन को धीरे धीरे मजबूत करते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।